हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आप देख सकते हो, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें अपने क्वेश्चन आंसर्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली बात। दूसरी बात आप लिखोगे मेन बॉडी। ठीक, मेन बॉडी में क्या लिखोगे? जो मेन क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और तीसरा आप लिखोगे कंक्लूजन। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों की तीनों हेडिंग आपको नहीं डालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये तीनों दिमाग में रखकर चलने हैं कि मुझे 2-3 लाइन का इंट्रो लिखना है और मेन बॉडी मेन लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और कंक्लूजन भी 2 से 3 लाइन का देना है। बस ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। इन तीनों में से कोई भी हेडिंग आपको नहीं लिखनी होगी आंसर में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन में मेन पूछा गया होगा ना, उसकी हेडिंग आपको ज़रूर देनी है। जैसे कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ पूछी है तो यहाँ पर आप अलग से जो है वो एक हेडिंग बना सकते हो अपने आंसर में सिमिलैरिटीज़ की। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है आपके पूरे आंसर का स्ट्रक्चर। आपको क्या याद रखना है कि आपको इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन की हेडिंग नहीं लिखनी है, बल्कि इनको आपको दिमाग में रख कर चलना है कि मुझे आंसर में अपने ये चीज़ डालनी है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की हमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कंपेयर करने की पूछ रहा है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज मतलब कि दिल्ली सल्तनत, मुगल्स ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, उसको स्टेबल बनाया, उसका विस्तार किया, वो सब होता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट। तो हमें कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या लिखेंगे? हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का, उनके बारे में 2 से 3 लाइन में हम बता देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा इंट्रो का पार्ट। फिर व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम। अब इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे ये बताना है, और ये हमारा मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन लिख देंगे, और इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब अगेन इंट्रोडक्शन, ये जो हेडिंग है ये आपको नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर वर 2 मेजर पॉलिटिकल पावर्स ऑफ मिडिएवल इंडिया। ये हमने इसका इंट्रो दे दिया। दोनों ने ही गवर्नेंस के सिस्टम डेवलप किए थे, वास्ट टेरिटरी, बड़ी बड़ी टेरिटरीज को डेवलप करने के लिए, और अपनी अथॉरिटी मेंटेन करी थी डाइवर्स पॉपुलेशन पर। जो अलग अलग धर्मों वाली, अलग अलग कल्चरों वाली, अलग अलग भाषाओं वाली जो पॉपुलेशन है ना, इस पर अपनी अथॉरिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी। लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी और कुछ डिफरेंसेस भी थे, तो ये चीज़ हम मेन बॉडी में डालेंगे। और अगेन ये आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको हेडिंग लिखनी होगी ये सिमिलैरिटीज़ वाली। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों ने ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स डेवलप किए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि शासन को चलाने की व्यवस्था। ठीक है, टू गवर्न देयर वास्ट एम्पायर्स इफेक्टिवली। दूसरी सिमिलैरिटी है कि लैंड रेवेन्यू इन दोनों का ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, दोनों के पास में ही सबसे ज़्यादा पैसा लैंड रेवेन्यू से आता था, लैंड टैक्स से आता था। तीसरी बात, जो रूलर होता था दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों में ही, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, सबसे ऊपर और सेंटर में रूलर ही होता था, और वो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन खुद ही लेता था, सारे कंट्रोल उसी के हाथ में होते थे। और दोनों ही एम्पायर्स ने जो है वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और दोनों ने ही एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन करके रखी, स्ट्रॉन्ग सेना मेंटेन करके रखी अपने एम्पायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और रेबिलियंस को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, रेबिलियन मतलब जो विद्रोह कर देते हैं लोग, तो उसको दबाने के लिए, लोगों को चुप कराने के लिए भी सेना चाहिए रहती है। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, उसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत ने तो इक्ता सिस्टम यूज़ किया था, है ना। सुल्तान जो था वो किसी एक नोबल को इक्ता देता था, यानी कि लैंड देता था, और उससे टैक्स कलेक्ट करके वो सुल्तान को दे देता था सारा का सारा टैक्स, बाकी के खर्चे निकाल कर। और मुगल्स ने मनसबदारी सिस्टम यूज़ किया था,
कि इसमें किसी एक इंसान को जो है मनसब यानी कि रैंक दी जाती थी और उसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है उसको अपनी सेना मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। ठीक है, मुगल्स ने राजपूत को और अदर जो लोकल रूलर्स थे, मतलब अलग अलग जगहों के रूलर्स, जैसे कि एक तो राजपूत हो गए राजस्थान के, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, और अलग अलग ये लोकल रूलर्स हो गए अलग अलग जगहों के, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी अकबर ने। और जो सुल्तान्स थे, सल्तनत के जो सुल्तान थे, वो मिलिट्री कंट्रोल पर ज़्यादा निर्भर करते थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। ये लोग ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों को समावेशी या अपने आप में मिलाकर नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर जो है वो फोकस कर रहे हैं कि युद्ध से ही हम अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। ठीक है, मुगल्स के पास जो है, मुगल्स ने एक अलायंसेस का बढ़िया तरीके से यूज़ किया था, मतलब गठबंधन बनाए थे, लोगों के साथ में फ्रेंडशिप वगैरह की थी। ठीक है, और मैरिज रिलेशंस भी मुगल्स ने बनाए थे, जैसे कि राजपूतों के साथ में मैरिज रिलेशंस बनाए थे। एक जो आमेर के राजा थे भारमल, उनकी बेटी हरखाबाई से शादी की थी, जिनको आप जोधाबाई के नाम से जानते हो। और अकबर ने अपने बेटे जहांगीर की शादी भी एक राजपूत लड़की से करवाई थी। तो ये जानते थे राजपूत का इम्पोर्टेंस, और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध भी थे। ठीक है, उसके अलावा अकबर ने टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई, मतलब दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान रखना है और सबके सब मेरे ही साम्राज्य का पार्ट हैं, मैं किसी को तलवार के दम पर अपना धर्म मनवाने के लिए नहीं बोल सकता हूँ। ये चीज़ है टॉलरेंस की पॉलिसी। और जो अदर जो सल्तनत रूलर्स थे वो कम इंक्लूसिव थे। इंक्लूसिव मतलब कि सबको मिलाकर नहीं चलते थे, ये देखते थे कि मुसलमान मुसलमान हैं तो वो तो मेरे राज्य का हिस्सा हैं, जो गैर मुसलमान हैं उनसे मैं जजिया लूँगा, ठीक है, उनसे मैं टैक्स लूँगा मुसलमान ना होने के लिए। तो ये कम इंक्लूसिव चीज़ होती है, जिसमें जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं वो अपने आप को साम्राज्य का हिस्सा नहीं मतलब समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं वो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, फिर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जनरली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहा और सिस्टमेटिक रहा, ज़्यादा अच्छे से काम हुआ यहाँ पर देन दैट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन बॉडी। अब आता है हमारा कंक्लूजन। 2 से 3 लाइन में हमें अपना कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। तो जो हमने पूरा आंसर में लिखा है ना, उसको हमें सम अप करना है, यानी कि अपनी समरी जो देनी है, जो अपना निष्कर्ष देना है, जो कंक्लूड हमें करना है अपने आंसर को, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल्दो बोथ अंपायर रिलाइड ऑन मिलिट्री पावर्स। ठीक है, ये सिमिलैरिटी हो गई, क्योंकि दोनों अंपायर में बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, क्योंकि सेना के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, और लैंड रेवेन्यू पर ही दोनों अंपायर जो थे वो रिलाई करते थे। मुगल्स जो थे इन्होंने एक ज़्यादा इंक्लूसिव और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डेवलप करी। ठीक है, सभी लोगों को एक साथ में लेकर चलने की, विच हेल्प्ड देम बिल्ड अ स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर। और ये इंक्लूसिव और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की वजह से ही मुगल एम्पायर ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो चल पाया था। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कंपेयर करनी थी। ठीक है, वो हमने कंपेयर की। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, दोनों क्या हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या थे वो हमने अपनी मेन बॉडी में बता दिए। ठीक है, अगेन आपको ये मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाली हेडिंग नहीं लिखनी है। ये जो रेड कलर में जो हाईलाइटेड है ना, आपको ये लिखनी है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछी गई है, क्योंकि हेडिंग से आंसर बढ़िया हो जाता है। तो डिफरेंसेस की डाल दी, और ये कंक्लूजन की हेडिंग भी आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, पैराग्राफ बदल कर लिखते जाना है। पैराग्राफ बदलना जानते हो कैसे बदलते हैं? जैसे आपने शुरू किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट लाइन जो लिखोगे ना वो यहाँ से लिखोगे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा गैप देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ पूरा हुआ। अब जब आप दूसरा पैराग्राफ चेंज करोगे ना तो इस तरीके से लिखोगे, वापस से यहाँ से गैप देकर लिखोगे। समझ रहे हो? ये होता है पैराग्राफ को चेंज करना। इस तरीके से आपने ये पैराग्राफ वाइज जो है वो बना दिया। क्लियर होगा? तो अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि व्हाई डिड किंगडम्स लाइक द विजयनगर एम्पायर एंड द अहोम किंगडम मैनेज टू रेजिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर्स। जो अदर किंगडम थे इनके अलावा, विजयनगर और अहोम के अलावा, वो लोग जो है वो कॉन्क्वेस्ट को या उन पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसको वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए थे ज़्यादा लंबे समय तक। लेकिन ये दोनों अंपायर ऐसे थे जो लंबे समय तक रेजिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कर पा रहे हैं, वजह पूछी गई है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, इनमें क्या स्पेशलिटी भाई ऐसी थी। ठीक है, और कौन कौन से जोग्राफिकल, मिलिट्री और सोशल फैक्टर्स थे जिन्होंने इनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया।
क्लियर, समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हमें इन दोनों के पर्सपेक्टिव में अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे, अगेन ये हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्टली यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो विजयनगर अंपायर और अहोम किंगडम जो थे, ये कुछ इंडियन स्टेट में थे जो सक्सेसफुली बाहरी इन्वेजन्स को, जो आक्रमण हो रहे हैं उनको एक लंबे समय के लिए रजिस्ट कर पाए थे, ठीक है। उनकी सक्सेस जो थी वो जोग्राफिकल, मिलिट्री और सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी में जोग्राफिकल फैक्टर्स पूछे थे और कौन से फैक्टर पूछे थे? मिलिट्री फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो तीनों के बारे में हमें बताना है हेडिंग डालकर। तो सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर कैसे थे? तो विजयनगर जो था, विजयनगर अंपायर, वो साउथ इंडिया में लोकेटेड था। जैसा कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको समझाया था, यहाँ पर साउथ में जो है, इधर जो है वो विजयनगर अंपायर था और जो अहोम किंगडम था वो था इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, असम की तरफ था, यहाँ पर था अहोम किंगडम। तो आप ये मैप बनाना चाहो अपने आंसर में तो बना सकते हो, इससे आंसर एकदम बढ़िया लगने लगेगा, ठीक है। पता रहेगी कि हाँ बच्चा कुछ जानता है। वरना आपको अगर लोकेशन ही नहीं पता रहेगी ना, जैसे ये विजयनगर साउथ इंडिया में था और जो अहोम्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप जो है वो कंफ्यूज होने लगोगे। तो ये मैप बना भी सकते हो और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो अपने आंसर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विजयनगर जो है वो साउथ इंडिया में लोकेटेड था, नदर्न इन्वेडर से काफ़ी दूर था, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में जो इन्वेडर थे मुगल्स वगैरह वो इधर साउथ की तरफ इन्वेड करते, तो इससे ये काफ़ी दूर है विजयनगर अंपायर, ठीक है। बीच में काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह भी पड़ जाते हैं और नदियाँ पड़ती हैं, जंगल पड़ते हैं, तो काफ़ी दूर रह जाता है विजयनगर। तो ये इसकी एक तो एडवांटेज रही जिसकी वजह से ये बचा रहा। अहोम किंगडम जो है वो डेंस फॉरेस्ट से प्रोटेक्टेड था, इधर जो है वो काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पड़ी थी, और हिल्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं। तो जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, यानी कि ये जो मुश्किल जोग्राफी है यहाँ की, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, टेढ़ी मेढ़ी जगहें हैं जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इससे ये इन्वेडिंग आर्मीज़ जो थी, जो हमला कर रही हैं आर्मीज़, उनके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, बाधाएं क्रिएट की, ठीक है। समझ गए? ये थे इनके जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब मिलिट्री फैक्टर्स की बात करें तो दोनों किंगडम ने स्ट्रॉन्ग आर्मीज मेंटेन करके रखी। अहोम्स जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में स्किल्ड थे, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और ये लोकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से ये जो है वो सारे के सारे आक्रमण को रजिस्ट कर पाते हैं। विजयनगर के पास में एक बड़ी आर्मी थी और मजबूत किले थे विजयनगर के पास में, और अबंडेंट रिसोर्सेज थे, काफ़ी कुछ था विजयनगर के पास रिसोर्सेज के नाम पर, ठीक है, पैसे वगैरह और ट्रेड, यहाँ पर मसाले जो है, मसालों का उत्पादन होता था, तो बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिनकी वजह से विजयनगर मजबूत बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर क्या होता है? जो लोगों से, सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो जो लोग हैं, जो जनता है इन दोनों साम्राज्यों की, वो अपने रूलर्स के लिए एक साथ में यूनाइट होकर खड़ी रही, अपने रूलर्स का साथ दिया उन्होंने ड्यूरिंग एक्सटर्नल इन्वेजन्स, ठीक है, जो भी बाहरी आक्रमण हो रहे थे तो जनता खड़ी रही, जनता लड़ी अपने राजाओं के साथ में। तो जो स्ट्रांग बॉन्ड है रूलर्स और लोकल पॉपुलेशन के बीच में, उसने क्या किया, इन किंगडम्स को इनेबल किया कि ये लंबे समय तक रेजिस्टेंस को सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। ये स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से भी हो पाया जो लोगों और रूलर्स के बीच में था, ठीक। उसके बाद में ये हो गई हमारी मेन बॉडी, जो हमसे पूछा गया था, सोशल फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर और ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये हमने बता ही दिए। अब लास्ट में हम अपने आंसर को सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दस देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू चैलेंजेस, ठीक है, मतलब जो चुनौतियाँ हैं, अलग अलग आक्रमण हो रहे हैं, तो इन चैलेंजेस से वो खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो इसी की वजह से, और वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास में, उनका इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव यूज़ मेंशन किया गया है यहाँ पर, सिर्फ यूज़ मेंशन नहीं किया गया है। इफ़ेक्टिव यूज़ क्या है? जैसे कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी धुआंधार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ये कि पानी जो है वो, उसका जो ग्राउंड वाटर है पानी का, वो नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। क्यों जाता जा रहा है? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम इफ़ेक्टिव यूज़ करें, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव यूज़ है। तो वैसे ही ये दोनों किंगडम्स अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ना कि सिर्फ यूज़, अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है।
सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सब की वजह से ये लंबे समय तक इंडिपेंडेंट बने रह पाते हैं, विजयनगर और तुम्हारा अहोम किंगडम। क्लियर हुआ? तो ये हुए हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। आपको इमेजिन करना है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप अकबर या कृष्णदेव राय के कोर्ट के एक स्कॉलर हैं, एक विद्वान हैं, ठीक है, और आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, मतलब राजनीति कैसी चल रही है, वहाँ के ट्रेड के बारे में बताना है, व्यापार कैसा चल रहा है, वहाँ के कल्चर के बारे में बताना है और वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताना है जो आप देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन में या तो अकबर पूछा है या तो कृष्णदेव राय के दरबार की पूछी है, ठीक है, लेकिन मैंने दोनों ही यहाँ पर आपके लिए डाल दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले स्कॉलर इन अकबर्स कोर्ट, हम अकबर के कोर्ट के एक स्कॉलर बनकर अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि इस क्वेश्चन में कोई भी इंट्रो, कोई भी मेन बॉडी, कोई कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि ये हमें लेटर लिखना है, कोई स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं है। लेकिन हाँ, लेटर हमें कैसे लिखना है, इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कि डियर फ्रेंड, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, एम्परर अकबर के कोर्ट से लिख रहे हैं ये लेटर। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है। यहाँ पर जो एम्परर है उसने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मतलब अकबर की बात की जा रही है, ठीक है। और इस मनसबदारी सिस्टम से आर्मी भी मैनेज हो पाती है, क्योंकि यहाँ से जो मनसबदार हैं वो आर्मी मेंटेन करके रखते हैं ना, उनको लैंड दी जाती है जिस पर वो आर्मी मेंटेन करके रखते हैं, तो आर्मी को सपोर्ट मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इससे सपोर्ट मिल पा रहा है। फिर ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो रही है पूरे एम्पायर में। मर्चेंट अरेबिया से, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से रेगुलरली यहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अकबर के दरबार में बैठे हैं तो अलग अलग जगहों से मर्चेंट भी तो आ रहे हैं। तो ये जो आपको लोकेशन है ये क्लियर हो पा रही है। वैसे तो मैंने चैप्टर में समझाई है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर और देख लो, जैसे ये है अपना भारत, ठीक है। अब भारत के पर्सपेक्टिव में ना, इधर क्या है, इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से वेस्ट में और जब जाओगे तो यहाँ पर एक कंट्री मिलेगी आपको जो है ईरान, ठीक है। यही ईरान जो है ना, इसको उस समय पर पर्शिया बोलते थे या फारस बोलते थे। अब ईरान के भी बगल में यहाँ से आपको, जैसे अगर मैं ज्योग्राफिकल मैप बनाऊँ इस तरीके से, तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा अरब वाला रीजन, ये सऊदी अरेबिया वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। दिख रहा है आपको, पूरी तरीके से मैंने रेड कर दिया है। तो ये पूरा अरब वाला रीजन हो गया, यहाँ पर पर्शिया वाला रीजन हो गया। और सेंट्रल एशिया कहाँ पर हुआ, सेंट्रल एशिया इंडिया से थोड़ा सा ऊपर, इधर की तरफ थोड़ा और ऊपर होगा ये, ठीक है। तो वहाँ पर है सेंट्रल एशिया। अब इन सारी की सारी जगहों से इंडियन सिटीज़ में और पोर्ट्स में कई सारे मर्चेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कि कॉटन के कपड़े, मसाले, चीनी और इंडिगो यानी कि जो नील होती है, ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब इंडिया इनको बेचता है दूसरे देशों को। आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग और आर्किटेक्चर, इनको रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ है। रॉयल पैट्रोनेज मतलब कि राजा का यहाँ पर प्रोटेक्शन मिली हुई है। राजा अपने दरबार में काफ़ी सारे लोगों को रहने देता है, मतलब लोग मतलब कि जो विद्वान वगैरह हैं, जो राइटर्स वगैरह हैं उनको, ठीक है। तो अलग अलग फेथ यानी कि अलग अलग जिनके धर्म हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, उनके लोग और अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो सब मिलकर रहती हैं। और स्कॉलर्स फ्रीक्वेंटली एंगेज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में। इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस मतलब कि जो बुद्धिमान लोगों की जो बातचीत चलती है, जो डिबेट वगैरह चलती है, किसी चीज़ पर बहस चल रही है, कोई अपने विचार रख रहा है, दूसरा अपने विचार रख रहा है, तो वो होता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर एग्रीकल्चर जो है ये फाउंडेशन है पूरी की पूरी इकोनॉमी की, नींव है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से आता है। और जो क्राफ्टमैन है, क्राफ्टमैन मतलब कि जो छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं अपने हाथों से, जो कारीगर होते हैं, जैसे कोई कारपेट बना रहा है, बढ़िया क्वालिटी का कारपेट, ठीक है। कोई सुनार है तो वो गोल्ड की ज्वेलरी बना रहा है, कोई पॉटरी बना रहा है, मतलब कि जो बर्तन वगैरह होते हैं कोई वो बना रहा है। तो ये अलग अलग काम होते हैं जो क्राफ्टमैन करते हैं। और जो मर्चेंट हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटली टू इसकी प्रॉस्पेरिटी, जो साम्राज्य है। प्रॉस्पेरिटी मतलब कि समृद्धता, मतलब जो पैसा इनको मिल रहा है उसमें ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। लास्ट में हम बोलेंगे कि आई फील फॉर्चुनेट, मुझे मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस रिमार्केबल पीरियड को हिस्ट्री में इसको मैं विटनेस कर रहा हूँ, इसका मैं साक्षी बना हुआ हूँ, मतलब यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो योर सिंसियरली आपका मित्र, अ स्कॉलर इन अकबर्स कोर्ट। और ये हुआ हमारा लेटर ख़त्म, ठीक।
ठीक, ये तो हमने अकबर के कोर्ट के एक स्कॉलर की बात कर ली। अब क्वेश्चन में या फिर और करके पूछा हुआ है, या तो अकबर के कोर्ट की बता दो या कृष्णदेवराय के कोर्ट की बता दो। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लो। अब मैंने यहाँ पर कृष्णदेवराय की भी मेंशन कर दी है, तो ये सेम ही पैटर्न रहेगा, बस थोड़ा सा हम कृष्णदेवराय या विजयनगर एम्पायर के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। तो ये यहाँ तक तो सेम ही है। ग्रेट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, हमारा किंगडम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट है साउथ इंडिया में, सबसे मजबूत में से एक और सबसे अमीर में से एक है। ठीक है, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री यहाँ पर थ्राइव कर रही हैं। थ्राइव मतलब फल फूल रही हैं, अच्छी खासी इनका डेवलपमेंट हो रहा है, और अरेबिया, पर्शिया और यूरोप से यहाँ पर मर्चेंट विजिट कर रहे हैं। फिर विजयनगर एम्पायर में हॉर्सेज, सिल्क जो रेशम होती है, मेटल्स जो होते हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है, मतलब मंगाया जाता है दूसरे देशों से, और स्पाइसेस, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, और अदर जो वैल्यूएबल गुड्स हैं जिनकी ज़रूरत वगैरह पड़ती है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे जगहों पर, दूर दराज की जगहों पर। एक्सपोर्ट मतलब बेचा जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो ये सारी चीज़ें हैं, और इंडिया जो इम्पोर्ट करता है वो हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर। फिर कृष्णदेवराय जो है वो ग्रेट पैट्रॉन है, मतलब महान संरक्षक हैं, और संरक्षक मतलब वही जो कला वगैरह है उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किए थे। ठीक है, तो आर्ट के, लिटरेचर मतलब जो ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं तो उसके ये पैट्रॉन हैं। ठीक है, इनका जो कोर्ट है वो फिल है टैलेंटेड स्कॉलर्स से, काफ़ी बढ़िया टैलेंटेड स्कॉलर्स इनके कोर्ट में रहते हैं, पोइट्स रहते हैं, और मैग्निफिशेंट टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर, मतलब बहुत भव्य मंदिर, बड़े बड़े मंदिर और चौंका देने वाले मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि हमने एक विट्ठल मंदिर देखा था। ठीक है, म्यूजिक, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू फ्लरिश थ्रू आउट द एम्पायर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ्लरिश यानी कि इनका डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी स्कल्पचर का मतलब होता है जो मूर्ति कला होती है, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस हैं, मतलब धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और विजयनगर की फेम यानी कि विजयनगर जो है वो काफ़ी फेमस है, दूर दूर तक, दूर दराज के देशों तक फेमस है विजयनगर। एंड आई एम प्राउड टू बी लिविंग इन सच अ वाइब्रेंट एंड कल्चरली रिच किंगडम। वाइब्रेंट मतलब कि यहाँ पर कोई भी खाली नहीं रहता है, और हर किसी के पास में कुछ ना कुछ काम है, कोई भी फ्री नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम जो हैं इस किंगडम में रह रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो योर सिंसियरली अ स्कॉलर इन कृष्णदेवरायस कोर्ट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट इसी के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कम अकबर अ रूथलेस कॉन्क्वेरर इन हिज यंग डेज ग्रीव टॉलरेंट एंड बेनेवोलेंट आफ्टर सम ईयर्स। मतलब जो अकबर है वो अपने यंग डेज में, मतलब शुरुआती सालों में ये रूथलेस कॉन्क्वेरर था, बहुत ज़्यादा ना ये निर्दयी था, मारकाट करता था, लोगों को तलवार के दम पर इस्लाम बनवाता था, ये हमने देखा था इसका कैरेक्टर। लेकिन ये धीरे धीरे टॉलरेंट हो जाता है, मतलब लोगों के प्रति सम्मान रखने लगता है। ये तलवारबाजी जो है, मतलब युद्ध वगैरह हर चीज़ में मारकाट कर देना, इस चीज़ को छोड़ता है, ये समझने की कोशिश करता है, बेनेवोलेंट बनता है, मतलब दयालु बनता है कुछ सालों बाद में। तो ये होता कैसे है भाई, किसी भी चीज़ के होने के पीछे का प्रोसेस होता है, कारण होते हैं, वो हमें बताने हैं। एंड व्हाट कुड हैव लेड टू सच अ चेंज, और ये चेंज कैसे हुआ था ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसी क्या क्या वजहें रहीं जिनकी वजह से अकबर में ये सारे के सारे चेंजेस आए। तो अपने आंसर से शुरू करें, इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले 2-3 लाइन में। तो अर्ली ईयर्स में अकबर के रेन में, यानी कि अकबर के शासनकाल में, अकबर ने मुगल एम्पायर को मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू एक्सपेंड किया था, यानी कि युद्ध के थ्रू एक्सपेंड किया था, और एक पावरफुल कॉन्क्वेरर था ये। ठीक है, तो समय के साथ में ये वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट और बेनेवोलेंट, मतलब दयालु रूलर्स में से बन गया हमारे भारत की हिस्ट्री में। ये हमने अकबर के बारे में इंट्रो दे दिया जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम लिखेंगे मेन बॉडी, और आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो मेन बॉडी में सबसे पहले था, क्या क्या वजह थी हमें यही तो बतानी है ना। तो सबसे पहली वजह थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब कि अकबर का जैसे जैसे एम्पायर एक्सपेंड होता है उसको ये समझ आता है, ये उसको रियलाइज़ होता है कि मिलिट्री पावर अकेले ये इंश्योर नहीं कर सकती कि जो एम्पायर है वो लंबे समय तक स्टेबल बना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ युद्ध के दम पर ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अकबर को समझ आ रही है। फिर दूसरी बात, डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है अकबर का,
डाइवर्स कम्युनिटीज़ मतलब जो अलग अलग ग्रुप हैं लोगों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के, ठीक है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ में अकबर का इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, और उसके एम्पायर में ये सारे के सारे लोग रहते भी थे, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी के लिए जो एक्सपोजर हो रहा है अकबर का, अकबर जो जान पा रहा है ये सारे के सारे लोगों के बारे में, तो इससे उसका आउटलुक, जो उसकी सोच है ना, वो ब्रॉड हो पा रही है। वो ये समझ पा रहा है कि मेरे एम्पायर में ही इतने अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, और अगर मैं मारकाट ही करता रहूँगा, अगर मैं युद्ध ही करता रहूँगा, तो एक तो ये लोग खुश नहीं रहेंगे। अब खुश नहीं रहेंगे तो एम्पायर लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह सकता है, ठीक है। तो एक ये वजह थी। तीसरी वजह थी राजपूत पॉलिसी। तो अकबर ने राजपूत रूलर्स के साथ में अलायंसेस बनाए थे, गठबंधन बनाए थे, फ्रेंडशिप वगैरह की थी, और कई राजपूत रूलर्स से बोला था कि तुम या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना तो मैं तुम्हारे राज्य में कब्जा कर लूँगा, तो युद्ध होगा। तो कई राजपूत रूलर्स ने इसकी बात मान ली थी, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो कोई भी युद्ध नहीं होता है, ठीक है। अब ये राजपूत रूलर्स भी ये सोचकर चल रहे हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से, ठीक है। एंड गिव देम इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, ठीक है। इन लोगों को इम्पॉर्टेंट पोजीशन देता है अकबर, और इससे उसे क्या चीज़ सीखने को मिलती है? कोऑपरेशन की वैल्यू, मतलब साथ में मिलकर काम करने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही पावर होती है। ये चीज़ अकबर सीख पा रहा है। नेक्स्ट वजह थी इसकी डिस्कशन विद स्कॉलर्स। जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन चल रहा है, अलग अलग फेथ के लोगों के साथ में डिस्कशन चल रहा है, जिससे अकबर जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट होता है एक तो, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उसमें डेवलप होती है। मतलब कि आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का माइंडसेट अकबर में धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो गए। इसके बाद में है पॉलिटिकल विजडम। मतलब क्या है इसका, कि अकबर ये समझ पा रहा है कि इसका अंपायर जो है वो स्ट्रॉन्ग तभी रह पाएगा अगर सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक तो रिस्पेक्टेड फील करें, ठीक है, उनका सम्मान हो, और सिक्योर फील करें, मतलब सेफ फील करें कि हम अगर इस अंपायर का पार्ट हैं तो राजा हमारी सुरक्षा कर रहा है। ये चीज़ लोग फील करेंगे तभी अकबर का अंपायर स्ट्रांग बना रहेगा, वरना नहीं बना रहेगा। क्योंकि अगर जब तक राजा पावरफुल है और जनता उसके साथ में नहीं है ना, तब तक ये अकेले राजा ही राज कर पाएगा, वरना तो फिर उसके बाद में अगर कोई कमज़ोर रूलर आया तो वहीं के वहीं साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसीलिए लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नीड जो है वो अकबर समझ पा रहा है, और इसीलिए वो चेंज हो रहा है समय के साथ में, ठीक है। इसीलिए उसने ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। इंक्लूसिव अगेन वही चीज़, जो सारी की सारी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक साथ में लेकर चलना, ठीक है, कोई भी अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। तो ये हो गया हमारी मेन बॉडी वाला पार्ट। अब लास्ट में कंक्लूजन देंगे 2 से 3 लाइन में। तो अकबर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है, वो ये शो करता है कि जो ट्रू ग्रेटनेस है, जो सच्ची महानता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री विक्ट्रीज में नहीं है, मतलब सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं है सच्ची महानता, बल्कि ये टॉलरेंस में, जस्टिस में और इंक्लूसिव गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है, ठीक है। समझ गए? ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन फिनिश। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमसे पूछता है कि ऐसा क्या होता, मतलब अगर विजयनगर एम्पायर जो है, अगर ये तालीकोटा का बैटल जीता होता। तालीकोटा का बैटल 1565 में हुआ था, ठीक है, जिसमें ये विजयनगर एम्पायर वाले हार गए थे। तो अगर ये जीता होता तो क्या होता, ये आपको बताना है। अगेन ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो आपको इमेजिन करना है और डिस्क्राइब करना है कि हाउ इट कुड हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया जो है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री किस तरीके से चेंज हुई होती, उस पर कैसे अफेक्ट या इफेक्ट पड़ा हुआ होता, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब शुरू करें इंट्रोडक्शन से। तो तालीकोटा का बैटल जो है वो 1565 में होता है। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, ये हमने बता दिया। और विजयनगर एम्पायर की डिफीट जो है उसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये तो हमने फैक्ट बता दिया जो था रियल में, ठीक है। अगर विजयनगर जीता होता इस बैटल को तो पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री जो थी साउथ इंडिया की वो अलग होती, थोड़ी डिफरेंट होती।
ये बात हो गई। इसके बाद में हम बोलेंगे अपनी मेन बॉडी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। मेन बॉडी में पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, यही चीज़ तो पूछी हुई है। और इसके अलावा शुरुआत में ये भी पूछा हुआ है कि ऐसा क्या हुआ होता, तो हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट और कल्चरल इम्पैक्ट के अलावा भी कुछ और पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ होता अगर विजयनगर एम्पायर जीता होता तो अ विक्ट्री वुड हैव स्ट्रेंथेंड विजयनगर्स डोमिनेंस इन साउथ इंडिया, ठीक है। विजयनगर का साउथ इंडिया में डोमिनेंस बढ़ जाता। एक तो जो दक्कन सल्तनत है ये वीक हो जाती, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने इस तरीके से देखा था, यहाँ पर जो है वो विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में यहाँ पर थी दक्कन सल्तनतें। क्लियर हुआ ना। तो यही जो दक्कन सल्तनतें हैं ये वीक हो जाती हैं अगर विजयनगर एम्पायर जीता होता तो, ठीक है। और ये तो वीक हो जाती है और विजयनगर माइट हैव रिमेन्ड द लीडिंग पॉलिटिकल पावर। विजयनगर जो है वो साउथ इंडिया में एक लंबे समय के लिए एक लीडिंग पॉलिटिकल पावर रहता है, एक पावरफुल जो है वो एम्पायर बनकर रहता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते अगर विजयनगर एम्पायर जीतता तो एम्पायर जो था वो ऑलरेडी प्रॉस्पेरस था, एग्रीकल्चर और ट्रेड की वजह से काफ़ी पैसा था इनके पास में। अगर ये जीत जाते तो इससे इनकी मैरीटाइम ट्रेड बढ़ती, मतलब कि जो अलग अलग देशों के साथ में जो समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है वो बढ़ता, अरेबिया, पर्शिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अरेबिया, इधर तो पाकिस्तान है, इधर हो गया पर्शिया वाला रीजन, ईरान वाला, और इधर हो गया पूरा अरब वाला रीजन, ठीक है। और इंडिया के इधर जो है इधर है साउथ ईस्ट एशिया, ये वाली इधर जो कंट्री हैं जितनी भी उनको हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो यहाँ से जो है इंडिया का या विजयनगर एम्पायर का व्यापार जो है वो बढ़ जाता, ठीक है। तो इसकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ती और इसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ता। ये होते इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट। तो विजयनगर जो था वो आर्ट का, लिटरेचर का और टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बड़ा पेट्रोन था। पेट्रोन मतलब संरक्षक। इन चीज़ों का डेवलपमेंट कराने में माहिर थे ये लोग, है ना। कृष्णदेव राय ने भी काफ़ी सारे पोइट्स को अपने दरबार में रहने की जगह दी थी। और कृष्णदेव राय ने खुद भी तो एक एपिक लिखा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अमुक्त माल्याद, ठीक है। ये आपको याद रखना था। तो ये भी खुद कृष्णदेव राय ने लिखा था। तो जब खुद ही रूलर खुद लिख रहा है तो अलग अलग लोगों को तो बिल्कुल पैट्रोनेज देगा ही ये, ठीक है। अगर विजयनगर एम्पायर सर्वाइव किया होता एक लंबे समय के लिए तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ वगैरह, म्यूज़िक और जो रीजनल लिटरेचर है, जो विजयनगर एम्पायर या साउथ इंडिया की जो लिटरेचर है, जो अलग अलग बुक्स लिखी गई, वो और ज़्यादा फ्लरिश होती और आगे तक जाती हैं, ठीक है। तो ये हुए कल्चरल इम्पैक्ट। नेक्स्ट मिलिट्री इम्पैक्ट क्या पढ़ते हैं। तो विजयनगर जो है वो कंटिन्यू रहता एक डोमिनेंट मिलिट्री पावर के रूप में साउथ इंडिया में, और इट कुड हैव रेजिस्टेड एक्सटर्नल थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली। जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं उनसे ये और अच्छे से उनको रेजिस्ट कर पाते और अच्छे से युद्ध वगैरह कर पाते और ये बचे रहते एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में साउथ इंडिया में। तो ये सारी बात हमने बता दी कि अगर तालीकोटा के बैटल में विजयनगर एम्पायर जीता होता तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते, ठीक है। लास्ट में हम सम अप करेंगे। तो देयरफॉर इफ विजयनगर हैड वॉन द बैटल ऑफ तालीकोटा, साउथ इंडिया माइट हैव बिकम मोर पॉलिटिकली स्टेबल, ठीक है। साउथ इंडिया जो था वो ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल हो पाता और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो पाता और ज़्यादा पैसा आता वहाँ पर, और कल्चरली भी वाइब्रेंट हो पाता। मतलब कल्चर जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होते। मतलब सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं अगर विजयनगर एम्पायर जीत जाता तो, ठीक है। क्लियर हुआ। ये हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हुए अब तक। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। तो कई सारी वैल्यूज़ ऐसी थी जो कि अर्ली सिखिज़्म ने प्रमोट की, जिसमें एक है इक्वालिटी की, एक है सेवा की और एक है जस्टिस की, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ आज भी रेलेवेंट हैं, आज की सोसाइटी में भी रेलेवेंट हैं। हमें इन तीनों में से एक वैल्यू को चुनना है और डिस्कस करना है कि इसने किस तरीके से, मतलब ये जो वैल्यू हैं ये किस तरीके से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी कि आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों में से आपको एक वैल्यू चुननी है। तो हमने चुनी है सेवा। अब हमें सेवा से रिलेटेड अपनी बातें बतानी है और ये मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से रेलेवेंट है हमको वो भी बताना होगा। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, याद रखनी है ये वाली बात जो मैं बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी है, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सेवा क्या है। तो सेवा का मतलब है सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, निस्वार्थ सेवा है ये, अपने बिना किसी रिटर्न के, कोई भी कुछ चीज़ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं की जाती है और लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, हेल्प की जाती है उनकी, वही सेवा है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू थी जो अर्ली सिखिज्म में प्रमोट की गई थी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करेंगे मेन बॉडी की। जो मेन पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रेलेवेंस क्या है सेवा का। तो सबसे पहला रेलेवेंस है हेल्पिंग पीपल इन नीड, ठीक है। तो जो सेवा है वो इंस्पायर करती है लोगों को कि पुअर की, यानी गरीबों की, बीमार की, बड़े बुजुर्गों की, एल्डरली की जो है वो सेल्फलेसली हेल्प करी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे एल्डरली पीपल को, बड़े बुजुर्गों को उनके बच्चे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं उनमें छोड़ देते हैं, तो उनकी भी हेल्प करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। एंड दोज अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स, डिजास्टर मतलब अगर कोई, जैसे भूकंप आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई बीमारी फैल गई, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना फैली थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो मदद की थी, काफ़ी लोगों की। तो इन सारे चीज़ों से अफेक्टेड जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए सेवा हमें इंस्पायर करती है, और जिनको ज़रूरत है अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रिटर्न में, कि हम चीज़ कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें वो इंसान कुछ देगा, हमें कुछ मिलेगा उससे, कोई लालच नहीं है हमें, बट हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल इस तरीके से सोसाइटी की वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, भलाई वगैरह करते हैं लोगों की। फिर दूसरी बात है प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है, जो लोगों के बीच में तालमेल अच्छा बना रहता है, मिलजुल कर लोग रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते हैं, वो चीज़ें हार्मनी। तो जब पीपल दूसरों को सर्व करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसकी कास्ट देखे बिना, मतलब वो ये नहीं देख रहा है कि वो सामने वाला किस जाति का है, बल्कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, रिलीजन नहीं देख रहा है, उसका जेंडर नहीं देख रहा है, मतलब मैन है कि वीमेन है नहीं देख रहा है, सोशल स्टेटस नहीं देख रहा है कि ऊंचा आदमी है, मतलब किस कोई मतलब पैसे वाला है कि कोई गरीब है, ये चीज़ नहीं देखी जा रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ बिना देखे जो है सर्व किया जा रहा है, बस ये समझा जा रहा है कि हाँ सामने वाला जो है वो इंसान तो है एटलीस्ट, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इससे इक्वालिटी प्रमोट होती है और सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है, एकता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग कम्युनिटी वेलफेयर, मतलब जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है उनका वेलफेयर होता है, उनका कल्याण होता है। तो सेवा लोगों को मोटिवेट करती है कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी कि जो स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, है ना, जगह जगह पर लोग आपको झाड़ू वगैरह लगाते हुए मिलेंगे, तो सफाई करते हुए हमें दिखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रिटर्न में। ब्लड डोनेशन कैंप्स होती हैं जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, ठीक है। और एल्डरली की भी हेल्प करते हैं, बड़े बुजुर्गों की भी हेल्प करते हैं। क्लियर। अब ये जो एफर्ट हैं ये ओवरऑल वेलफेयर, सोसाइटी का जो पूरा का पूरा वेलफेयर है उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये सारे के सारे एफर्ट्स। क्लियर। अब इसके बाद में है डेवलपिंग कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपैशन यानी कि लोगों के लिए काइंडनेस, एक दया, एक एम्पैथी डेवलप होती है, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, मतलब अगर सोसाइटी में कोई हमारा भाई परेशान है, किसी मुसीबत से वो जूझ रहा है, तो उसकी हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये चीज़ सेवा हमें सिखाती है, ठीक है। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू थिंक बियॉन्ड देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के अलावा सोचने के लिए हमें एनकरेज करती है सेवा, और कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, ठीक है। ये हुआ हमारा मेन बॉडी वाला पार्ट। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सेवा रिमेन्स हाईली रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, और ये लोगों को इंस्पायर करती है कि दूसरों की मदद की जाए सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि निस्वार्थ रूप से, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बदले में, और प्रमोट करती है कंपैशन को, दया को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती है, और कंट्रीब्यूट करती है एक मोर केयरिंग, एक मोर यूनाइटेड और एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी में, ठीक है। मतलब सबके सब लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, ये इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन देती है सेवा। क्लियर हुआ। ये हुआ हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। हमें एक वैल्यू उठानी थी तो हमने वो ली सेवा, ठीक है। सेवा की हमने बात करी है, यहाँ पर इक्वालिटी या जस्टिस की बात नहीं करी। बाकी आप चाहो तो इक्वालिटी या जस्टिस के ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है।
इसके आगे चलते हैं और अब हमारा लास्ट और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर भी इमेजिन करना है कि आप एक ट्रेडर हो एक पोर्ट सिटी में। पोर्ट सिटी मतलब कि जो समुद्र के किनारे लोकेटेड होती है, जैसे यहाँ पर है सूरत, ठीक है। तो सूरत, कालीकट या हुगली में आपको खुद को इमेजिन करना होगा और आपको सीन्स डिस्क्राइब करने होंगे जो आप देख रहे हो एज रिगार्ड्स गुड, ठीक है। गुड्स मतलब जो वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, उनसे रिलेटेड आप क्या देख पा रहे हो। पीपल यू ट्रेड विद, जिन लोगों के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उनसे रिलेटेड आपको क्या सीन दिख रहे हैं। और शिप्स की जो मूवमेंट हो रही है उनसे रिलेटेड आपको क्या सीन दिख रहे हैं, और एट्सेट्रा, मतलब और भी कुछ है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी तीनों की तीनों लोकेशन दिखा दूं कि जो सूरत है वो तो यहाँ पर है गुजरात में, ठीक है। ये लोकेशन वैसे मैंने आपको चैप्टर में भी दिखाई हैं। और यहाँ पर केरला में है कालीकट, ये सब के सब क्या है, ये बंदरगाह हैं, ठीक है। और जो हुगली है वो है वेस्ट बंगाल में। तो अगर इस तरीके से बनाया जाए तो यहाँ पर है, इधर की साइड है हुगली, ठीक है। ये हो गई तीनों लोकेशन आपको क्लियर। आप चाहो तो अपने आंसर में ये मैप डाल सकते हो, क्योंकि अगर ना जब तक आपको लोकेशन क्लियर नहीं होगी, जब तक ये नहीं पता होगा कि सूरत कहाँ है, कालीकट कहाँ है, हुगली कहाँ है, तो आपको मज़ा आएगा ही नहीं आंसर में या क्वेश्चन में भी। आपको बोरियत भरा चीज़ लगेगी कि सूरत, कालीकट, हुगली ये पोर्ट सिटी है, रट लिया। हमें रटने का काम नहीं करना है, हमें समझने का काम करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ के सीन्स बताने हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इमेजिन करना है तो हम बताएंगे कि हम कहाँ के मर्चेंट हैं। हम सूरत में रहने वाले एक मर्चेंट हैं। और सूरत जो है वो मिडिएवल इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है, ठीक है। मतलब बिजिएस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है वो ट्रेड वगैरह चलती रहती है, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिजी रहते हैं। बाकी ये ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर मर्चेंट जो हैं अलग अलग पार्ट से इंडिया के आते हैं और फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं, यहाँ पर गुड्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अंदर नहीं, दूसरे देशों से भी जो है वो यहाँ पर भारत में सब लोग आ रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं सूरत वाली जगह पर, ठीक है। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। तो गुड्स ट्रेडेड मतलब पहले हमसे गुड्स के बारे में पूछा गया था ना, तो उसके बारे में हम क्या देख पा रहे हैं। तो हर दिन शिप्स आ रही हैं और डिपार्ट हो रही हैं। डिपार्ट मतलब कि जा रही हैं अपने ऊपर में काफ़ी वैल्यूएबल सामान लेकर, ठीक है। और इंडिया जो है वो कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, चीनी, नील, इनको एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहा है। और सिल्क को, घोड़ों को, मेटल्स को और लग्जरी गुड्स को इंडिया इंपोर्ट करता है, मंगाता है कहाँ से, अरेबिया से, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। इनकी लोकेशन मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। उसके बाद पूछा हुआ है कि उन लोगों के बारे में क्या क्या हम देख पा रहे हैं जिनके साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो आई रेगुलरली ट्रेड विद मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये तो दूसरे जगहों से हो गई जिनके साथ में ट्रेड चलता रहता है। और इंडिया के भी अलग अलग पार्ट से ट्रेडिंग चलती रहती है। और ये जो लोग आ रहे हैं भारत के अलग अलग जगहों से और अलग अलग देशों से, अरबिया, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं, तो इनका अपना खुद का कुछ लैंग्वेजेस होंगी, अपने खुद के कुछ कल्चर हैं, अपनी खुद की कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको भी मुझे जानने के लिए मिल रहा है ना, क्योंकि अलग अलग रीजन के लोग हैं, समझ गए। इसके बाद में है मूवमेंट ऑफ शिप्स। तो ये जो हार्बर है, हार्बर या फिर आप यहाँ पर पोर्ट भी लिख सकते हो हार्बर की जगह पर, ठीक है। बात एक ही है, हार्बर या पोर्ट एक ही बात है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उतना डीप में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पोर्ट या फिर जो हार्बर है, जो सूरत की बात हम कर रहे हैं, ये हमेशा बिजी रहता है बड़ी बड़ी शिप्स से लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। मतलब शिप जो है उसमें सामान भर के आ रहा है, ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ पर सामान है, और ये सामान जो है वो सूरत में खाली हो रहा है, अनलोडिंग हो रही है। फिर सूरत में जो है वो भारत के किसी जगह से सामान आया और सूरत क्या करेगा, सूरत से यहाँ पर वापस इस शिप में सामान भरा जाएगा और ये शिप निकल जाएगा दूसरे देश में व्यापार करने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए, ठीक है। सेलर्स कौन, जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले। लेबरर्स मतलब जो मजदूर हैं, और जो मर्चेंट हैं, ये सब के सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये चीज़ इंश्योर हो सके कि ट्रेड जो है वो आसानी से स्मूथली चल पाए, क्योंकि अगर कोई भी नहीं होगा तो फिर ट्रेड में दिक्कत होगी। तो सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। लास्टली हम बात करेंगे हुंडी सिस्टम की, जो कि हमने चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में। तो हम हुंडी सिस्टम का यूज़ करते हैं मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए सेफली अक्रॉस डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट कैरिंग कैश। तो हमें कैश
या नकद जो पैसे होते हैं उनको लेकर जाने की साथ में अपने ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं हुंडी सिस्टम के थ्रू। तो इससे क्या होता है, ट्रेड काफ़ी आसान होती है, सेफ़ होती है और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाती है। ठीक है, लास्ट में अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो लाइफ एज अ ट्रेडर इन सूरत इज़ बिजी। ठीक है, सूरत में जो लाइफ है ट्रेडर के रूप में वो काफ़ी बिजी है, एक्साइटिंग भी है। एक्साइटिंग मतलब कि यहाँ पर खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ काम आपको यहाँ पर मिलता ही रहेगा। काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर देखने को मिलते ही रहेंगे और लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं सूरत में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से व्यापार हो रहा है देश विदेशों से, इसी वजह से। तो जो पोर्ट है वो इंडिया को कनेक्ट करता है वाइडर वर्ल्ड से, अलग अलग देशों से कनेक्ट कर रहा है, पूरे के पूरे दुनिया से, वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है और एक वाइटल रोल प्ले करता है कंट्री की ट्रेड में, इकोनॉमी में और कल्चरल एक्सचेंज में। कल्चरल एक्सचेंज मतलब जो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो एक्सचेंज होंगे उनके आइडियाज़, वो चीज़ हो गई। तो सूरत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। लास्टली आपको एक बार मैं और बता दूं कि आपको याद रखना है कि आपको अपने आंसर में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और उसके बाद में कंक्लूजन आपको डालना है। लेकिन ये तीनों हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्टली लिखना है। और हेडिंग क्या कौन सी लिखनी होंगी, जो क्वेश्चन में पूछी होंगी। ठीक है, समझ गए। बाकी इसके पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।